जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे द इनोवेशन एकेडमी के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म। चलते हैं, देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था यूट्यूब पे जो है 2024 का, लेकिन अभी क्या है, हम लोग देखेंगे पेपर 2022 का। क्या है? 2022 का। ठीक। अभी आपने अगर 2023 का पेपर नहीं देखा है तो पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक। उसमें हमने पूरे क्वेश्चन कैसे क्या करते हैं, कैसे उत्तर लिखते हैं, सारे समझा दिए हैं। आप इसी प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी की प्लेलिस्ट में, उसमें आप देख सकते हैं। चलते हैं, इस पेपर को देखते हैं, 2022 के पैटर्न को कैसे पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन सारे वो देख लेते हैं। ठीक। पहले, सबसे पहले, अगर जो नहीं जान रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं पेपर कैसे लिखे जाते हैं और कैसे प्रश्न आ रहे हैं, हालांकि आपने पिछले वर्ष पेपर में दिए होंगे तो जो है सेमेस्टर में, तो वो जान रहे होंगे। देखिए, सबके सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, ये आपको जानकारी भी होगी। और इसमें क्या है कि 3 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, जो 5 नंबर के होंगे आपके। ठीक, एक एक नंबर के। और दूसरा क्या है, अतिलघुत्तरी प्रश्न, अतिलघुत्तरी प्रश्न, और जो 30 शब्द के होंगे। और तीसरा क्या है, आपके लघुत्तरी प्रश्न, लगभग वो 50 वर्ड के लिखने हैं। लगभग रेशियो में 50 वर्ड जो है लघुत्तरी, और अतिलघुत्तरी आपके 30 वर्ड में लिखने हैं। ठीक। इस पे ज्यादा ये नहीं करना है, लेकिन हाँ, इतना लिखना है जो अच्छे हों और एक संक्षेप में उत्तर देना है। ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आपको पूरे रामकथा या एकदम विस्तारित रूप से कर देना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। चलिए, देखिए, पहला आपका होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसको देखते हैं हम लोग। ये 5 आएंगे। अब पहला प्रश्न आपका खुल चुका है। देखिए, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। ये आपको बताना है, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है। अगर आपको जानकारी है तो आप बताइए, पुरस्कार लेखक कहानी के लेखक कौन है। ठीक। चलिए, देखते हैं किसका जो है आता है कमेंट। चलिए बताते हैं। देखिए, पुरस्कार कहानी के लेखक महादेवी वर्मा भी नहीं है, जयशंकर प्रसाद भी नहीं है, बाल भट्ट भी नहीं है। तो इसमें क्या है, एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। पुरस्कार कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ये लगभग 300 कहानी इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है। लगभग 300 कहानी इन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं। प्रकृत के सुकुमार कवि कहलाते हैं। ये प्रश्न आप बताइए, प्रकृत के सुकुमार कवि कौन से कहलाते हैं, ये बताइए आप लोग। चलिए, अगर नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बताते हैं हम आपको। ठीक। चलिए, प्रकृत की सुकुमार कवि कहलाते हैं सुमित्रानंद पंत। ठीक। सुमित्रानंद पंत। देखिए, जयशंकर प्रसाद ये भी कुछ है, नहीं है। मैत्री शरण गुप्त भी नहीं है। निराला भी नहीं है। त्रिपाठी निराला भी नहीं है। इसलिए कौन से होंगे, जयशंकर, सॉरी, कि कौन से, सुमित्रानंद पंत। ठीक। आगे देखते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो बहुत ही इजी होंगे। आपको ज़्यादा इस पे जो है इसके सीधा सीधा आंसर याद करने हैं और आपको लिखना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस वीडियो देखे होंगे, जितना आप प्रैक्टिस किए होंगे, प्रैक्टिकल जितना लिखित रूप से किए होंगे, जितना मनन किए होंगे, वही आपको एग्जाम में फायदा करेगा। ठीक। देखिए, अनुस्वार एवं विसर्ग, इससे पहले हमने अनुस्वार और विसर्ग को भी बताया था, लेकिन फिर से पूछ लिया गया, अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। देखिए, यहाँ बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अनुस्वार और विसर्ग। इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, ये बताते हैं। देखिए, अनुस्वार और विसर्ग, देखिए स्वर तो होंगे ही नहीं। ठीक। स्वर आपके क्या है, अलग हैं, व्यंजन भी अलग ही हैं।
अलग प्रकार के हैं। देखिए स्वर आपके सीधा आ जाते हैं, जो ये वाले हो गए स्वर आपके, ठीक है। और ये आपके हो गए क ख, ठीक। आप ये जान रहे हैं व्यंजन। और ये उच्छिष्ट, उच्छिष्ट भी अलग है। उच्छिष्ट क्या है? ये ड, ढ। आपको अगर दिख रहा हो कोई बात नहीं, नहीं तो हम इसको क्या करें, कमेंट में आपको दिख रहा है, कमेंट अगर नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको इसका जो है और बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। ड। उचित का प्रयोग कहाँ होता है ये बता देते हैं। उचित का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए जैसे लड़का, सॉरी और बड़ा लिखते हैं, जैसे लड़का, हमेशा ये जो है बीच में ही आते हैं और ये हमेशा अंत में, ठीक। जैसे चढ़ा, पढ़। समझ पा रहे हैं आप? ठीक। मेढक, देखिए एक शब्द क्या है आपका, मेढक, ठीक है। बीच और या अंत में ही ये दोनों शब्द आएंगे, ठीक। उक्षिप्त। और ये इसका आंसर, अब तीनों तो एलिमिनेट कर दिए हमने, अब इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, अयोगवा। कौन सा? अयोगवा, ठीक। अगर आप यहां से जान पा रहे होंगे, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न आपका क्या कहता है? हलंत वर्ण कहलाते हैं। क्या सा? हलंत वर्ण कहलाते हैं। कौन से? स्वर युक्त व्यंजन, स्वर से रहित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, शुद्ध स्वर। आप बताइए, अगर आपको जानकारी है तो कमेंट में बताइए कि कौन से व्यंजन कहलाते हैं, या हलंत वर्ण क्या कहलाते हैं, ठीक है। हलंत वर्ण क्या कहलाते हैं, ठीक। देखिए ये स्वर युक्त व्यंजन नहीं होते हैं, पहली बात, कट। संयुक्त व्यंजन आपको मैंने बता दिया, वो ये भी नहीं है। स्वर, शुद्ध स्वर, ये शुद्ध स्वर नहीं होते हैं, इसलिए क्या होंगे आपके, स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन क्या है? स्वर रहित व्यंजन मतलब अगर स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन बोलेगा तो भी नहीं है, स्वर रहित व्यंजन होगा, ठीक है। आप विलोम शब्द पढ़े होंगे, रहित और सहित में अंतर क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बताएंगे हर चीज के बारे में हम। अभी चलते हैं पांचवें, अनुच्छेद लेखन की शैलियां हैं। अनुच्छेद लेखन की शैलियां हैं। ये प्रश्न आप अगर देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, आप जो है कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा उसका उत्तर होगा, ठीक है। एक नंबर का आपका प्रश्न है, ठीक। एक नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए 1,000 रुपया इसका मिलता हुआ, आप अगर उत्तर जो बताता है उसका 1,000 रुपया, ठीक। चलिए अनुच्छेद लेखन की शैली क्या है? भावात्मक शैली, समास शैली, व्यंग्य शैली, उपयुक्त सभी। इसमें से कौन सा? देखिए इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। चलिए आपके 1,000 रुपये बनता हुआ। अगला प्रश्न, जो जीतेगा उसका अकाउंट में डाला जाएगा, ठीक है, सीधे। अति लघुत्तरी, अब आगे आपके अति लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। चलते हैं आगे। आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। अगर आपको पता है तो सीधे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, नहीं पता है तो आप कॉपी पे नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं कौन सा है। आवारा मसीहा का लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। क्या नाम है? विष्णु प्रभाकर, ठीक। ये आप अगर नोट करते जाएंगे आपको क्या है, आगे के लिए अच्छा भी रहेगा, ठीक है। आप ऐसे सीधे 2022 का पेपर बनाइए और नोट करते जाइए कि क्या कैसे लिखना है। ये एक नंबर का प्रश्न रहा आपका, ठीक। चलिए, कबीर की रचनाएं लिखिए।
आपको इससे कि पहले के पेपर में मैंने कराया हुआ है। ठीक, अगर आप नहीं देखे हैं तो क्या ही बताएं आपको, सीधे आप जाइए उस पेपर को भी देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए पहले उत्तर इसको जान लेते हैं। कबीर की रचनाएं क्या है? साखी, सबद, रामायणी और बावनी। देखिए आपका क्या है कि इस समय टाइम बचना है, टाइम बचना है, जल्दी से जल्दी सारे वीडियो देखिए, आप सीरीज को पढ़िए। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप वीडियो को फ्री में देख रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री है अपलोड, ठीक, वहां से देख सकते हैं। हमारे जो है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं, जो हमारा द इनोवेशन एकेडमी, उसे आप सब्सक्राइब करिए। जो भी वीडियो पढ़ेंगे आप उसे जो है आपके नोटिफिकेशन में तुरंत चले जाएंगे। ठीक, यहाँ पे आपके 2-3 टीचर सर कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर बताइए। ये भी प्रश्न जो है पिछले वर्ष आया हुआ है, ये भी प्रश्न पिछले वर्ष आया हुआ है और मैंने करा दिया है। उपसर्ग प्रत्यय में अंतर क्या है उसको देखते हैं। और आपका टाइम इसमें बचना चाहिए, अगर मैं लिख लिख के बताऊंगा आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, और इस समय व्यस्तता भी ज़्यादा होती है, सभी स्टूडेंट को पढ़ना है और भी वर्क करने होते हैं। तो क्या करना है, सीधे आपको देखना है, नोट पॉइंट करते जाना है और आगे की प्रक्रिया में आप अपना सहयोग बताएं। चलिए देखिए, उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा हम भी देख लें, देख पा रहे हैं कि नहीं आप सभी? चलिए, दिख रहा है, आशा है सभी को दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है थोड़ा सा जूम कर दिया जाता है इसे। चलिए, चलिए अब तो दिख पा रहे होंगे आप लोग। हाँ, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। चलिए, उपसर्ग शब्द, उपसर्ग शब्द क्या है? उपसर्ग शब्द के मूल शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। उपसर्ग शब्द जो है मूल शब्द, मूल शब्द क्या होंगे ये उदाहरण में आपको बता देंगे अभी। जैसे कि कोई शब्द है, कोई भी शब्द है, जैसे उपकार, अब कार है तो यहाँ जो उप लगेगा ये पहले लगेगा। ठीक, पहले लगेगा, कार के पहले उप लगा है तो यही जो है उपसर्ग कहलाता है। ठीक, इसका कहने मतलब यही है कि अगर उपसर्ग शब्द के मूल शब्द के पहले जोड़े जाते हैं ताकि उसका अर्थ परिवर्तित हो सके, तो वही, अब कार एक शब्द शब्द है, अब उप जो है यहाँ उपसर्ग लग गया तो उपकार बन गया, एक नया शब्द का निर्माण हो गया, यही उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ बड़े परिवर्तन के साथ साथ बदल सकता है। ठीक, जैसे उदाहरण, उपागम, उपागम मूल शब्द का अर्थ है निकट। ठीक, और जाना होता है जहां उप जो है उपसर्ग है, जैसे ये जो गम है इसका मतलब है कि निकट, और उप जो है वो उपसर्ग लग गया। ठीक है, अब बात आती है, ये उपसर्ग हो गया, अभी इसका एग्जाम्पल हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब प्रत्यय को जानकारी लेते हैं। प्रत्यय होते क्या हैं? प्रत्यय शब्द के मूल शब्द के बाद जोड़े जाते हैं। अगर कोई शब्द है, ठीक, अगर कोई शब्द है तो उसके बाद अगर जो जोड़े जाते हैं यहाँ पे तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, अभी हम इसका एग्जाम्पल समझाएंगे कैसे। प्रत्यय शब्द के काल, कारक, लिंग, वचन आदि को बदल सकते हैं। उदाहरण क्या है? बालक मूल शब्द है और बच्चा होता है, और बालका में का प्रत्यय है, जैसे बाल, ठीक, बालक में बाल क्या है, मूल शब्द है, बाल मतलब बच्चा, और का जो है इसका प्रत्यय। अब इसका एक सटीक अर्थ जो है तरीका बताते हैं प्रत्यय और उपसर्ग का। देखिए, प्रत्यय प से पीछे साइड, हमेशा ये पीछे साइड जुड़ता है। ठीक, उपसर्ग हमेशा आगे साइड। प्रत्यय मीन्स प मीन्स पीछे, ठीक, पीछे, और उपसर्ग मतलब आगे। अब आप समझ पा गए होंगे। आगे दिखाते हैं इसका सीधे सीधे एग्जाम्पल ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए, उपसर्ग के कुछ उदाहरण मैंने अच्छे से लिए हुए हैं। देखिए, प्रा, परा, अप,
सम, ये कुछ उदाहरण है, ठीक है, आपको समझने के लिए। जैसे कि प्रबल, प्रताप, प्रक्रिया, प्रलाप, ये शब्द जो है ये अलग है। क्रिया अलग है, ताप अलग शब्द है, बल अलग शब्द है, लेकिन क्या है कि प्र जुड़ के उसका अर्थ बदल देता है। ठीक, जैसे पराजय, जय आपका अलग है, पराजय, परा उपसर्ग जो है जुड़ जाता है। प्रभाव, पराक्रम, परामर्श, ठीक, ऐसे उप प्रकार है अपमान, अपशय, अपकार, अपहरण। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आशा है। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तब कमेंट में देंगे, तभी तो हम लोग जान पाएंगे कि हाँ, जो हमारी टीम है आपसे कांटेक्ट कर पाएगी, उसका रिप्लाई दे पाएगी, और हमें जो है बता सकेंगे वो लोग। संगम, संवाद, संतोष, संयुक्त, ठीक, ये है आपके उपसर्ग। ये कुछ उदाहरण दिए थे, जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, अब देख लेते हैं प्रत्यय। प्रत्यय की क्या है, कैसे उदाहरण होते हैं, उसको जान लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रत्यय क्या है कि जैसे आई, आहट, आवट, प्रत्यय बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कुछ जो है ले लिए हैं ताकि आपको समझ में आए। एग्जाम्पल जैसे चढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई, धुलाई। अब इसमें जो है आई प्रत्यय लग गया है, ठीक, कौन सा, आई। अब इसका मूल शब्द है चढ़, पढ़, लिख, धूल, ठीक। अब उसमें आई शब्द जुड़ के एक नया अर्थ परिवर्तित कर देता है, यही प्रत्यय कहलाता है। आहट, अब इसमें क्या है, मूल शब्द मुस्कान या मुस्कुराहट, घबराहट, चिल्लाहट, कड़वाहट, ठीक। कड़वा शब्द में आहट जुड़ जाता है तो बन जाता है कड़वाहट, ठीक। बहुत ही इजी टॉपिक है प्रत्यय उपसर्ग, इसको बस समझने की देरी है। आशा है आप सभी समझ गए होंगे। अपना होता हुआ क्वेश्चन नंबर 8, अब 9वें की तरफ चलते हैं। देखिए, एक कंठस्थ नित श्लोक लिखिए। अब ये प्रश्न आया कंठस्थ नित श्लोक लिखने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको याद होगा तभी लिख पाएंगे, और उसका क्या है, अर्थ भी लिखना है। चलिए इसको देखते हैं। क्या है कि आप जब बचपन में होंगे तो बहुत सारे लोग सुनाते हैं, आलस्य कुतो विद्या, अविदास्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। इसका अर्थ क्या है, अर्थात आलसी को विद्या कहाँ, अनपढ़ या मूर्ख को धन कहाँ, और निर्धन को मित्र कहाँ, और अमित्र को सुख कहाँ। ठीक है, इस देखिए एक बार और पढ़ते हैं, पढ़ने में बहुत सारा रस जो है मिल रहा है। आलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। बहुत ही अच्छी लाइन है ये, जो है नीति श्लोक से लिया गया है। अर्थात आलसी को विद्या कहाँ, अनपढ़ को या मूर्ख को धन कहाँ, और निर्धन को मित्र कहाँ, और अमित्र को सुख कहाँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 10। पेड़ से पत्ते गिरते हैं का संस्कृत में अनुवाद। देखिए कितना दूसरा क्वेश्चन है, पेड़ से पत्र गिरते हैं, इसका अनुवाद करना है। आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका क्या होगा, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। और संस्कृत में क्या है कि पत्ते को पत्रम कहते हैं। थोड़ा सा और डीप जानकारी दे रहे हैं, संस्कृत क्या कहते हैं, पत्रम। और पत्ते को, पत्तों को क्या कहते हैं, पत्राण। पत्तों को संस्कृत में क्या कहते हैं, पत्राण। और पेड़ से जो ये से लगा है, ये कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, अगर कोई चीज से अलग हो रहा है, जैसे हाथ से कलम गिर गई, हाथ से कलम गिरी, ठीक, गिर गई,
और पहाड़ से पहाड़ से नदी बह रही है। ये जो से लगा होता है ये अपादान कारक होता है। कौन सा? अपादान कारक। इसका ये मतलब है कि देखिए कोई चीज जो है वो अलग हो रही है। हाथ से क्या है? हाथ से कलम गिर रही है, ये यहाँ अलग हो रही है, हाथ से कलम अलग हो रही है। और पहाड़ से क्या है? नदी निकल रही है। तो कोई चीज यहाँ से अलग हो जा रही है, इसका अपादान यही कहता है। अपादान मतलब कि अगर अलग हो रहा है तो अपादान कारक वहां पाया जाएगा। ठीक, अपादान कारक वहां से पाया जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से आम गिरते हैं, पेड़ से मनुष्य गिर जा रहा है, तो क्या होगा? अपादान कारक होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, शताब्दी एक्सप्रेस समय से पहुंचने की संभावना है। यह किस प्रकार का वाक्य है? बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज है। अगर आपको थोड़ा सा भी आपने दिमाग लगाया तो आप बता सकते हैं ये कौन सा वाक्य है। ठीक, चलिए, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे संभावना व्यक्त कर रहा है तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। चलिए देखिए, इसका उत्तर था संभाव वाक्य। सीधा संभावना, अगर जहां भी व्यक्त करते हैं संभावना की जो है आशय होता है, वहां सीधा संभाव वाक्य हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न पे ज्यादा समय व्यस्त ना करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं जो हमने बताया था। लगभग 50 शब्द, लगभग 50 शब्द करने होते हैं। तो ये नहीं है कि काउंट करना है 1 2 3 4 5, ये नहीं काउंट करना है, लगभग 50 शब्द आपको कर देना है। उसका एक रेशियो आपको निकाल लेना है, हाँ इतना लिखना है, क्योंकि आप भी बता सकते हैं कि आप कितना लिख रहे हैं। ठीक, देखिए इसका हमने सीधा यहाँ लगा दिया है। वर्तनी अशुद्धि के प्रमुख कारण क्या कौन से होते हैं? क्या है? हिंदी भाषा में वर्तनी की अशुद्धि का प्रमुख कारण ये है। उच्चारण की अशुद्धि, एक रूपता का अभाव, व्याकरण का अधूरा ज्ञान। अगर व्याकरण का अधूरा ज्ञान होगा क्या हो जाएगा? अशुद्धि हो ही जाएगी। ठीक है, अगर कोई वाक्य है व्याकरणिक रूपों में अनभिज्ञता, शब्द रचना और संधि नियमों की जानकारी ना होना, कमी होना। ठीक, और प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अशुद्धियों की शोधन में कमी और श्रवण का अभाव। अगर आप कोई चीज अच्छे से सुन नहीं रहे हैं तो आपके अंदर के जो शब्द हैं, किसी की सुनने का जो शब्द है वो कैसे अंदर प्रवेश करेगा? अगर आपके अंदर सुनने की क्षमता होगी, अच्छे से किसी का सुन रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी जो है सुनने की क्षमता बढ़ भी जाएगी और शब्द विचार भी आपके बढ़ जाएंगे। ठीक, इस शब्द का आशय यही है और प्रमुख कारण भी यही होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर स्पष्ट करिए। जीवनी और आत्मकथा के बारे में हमने पहले भी बता दिया है। अगर आप उस पेपर को देखेंगे तो वहां भी ये प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। तो पेपर में प्रश्न जो है रिपीटेड हो रहे हैं। आप पिछले पिछले वर्ष का पेपर देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। काक चेष्टा, वको ध्यानम, स्वानिंद्रा तदेव च, अल्पहारी, गृहत्यागी, विद्यार्थी, पंच लक्षणम। उपयुक्त का श्लोक में हिंदी लिखिए। आप जब बचपन में होंगे तो बहुत सारे दादा आजा सुनाते हैं ये श्लोक। क्या? कौक चेष्टा वको ध्यानम स्वाम निंद्रा तदेव च, अल्पहारी, गृहत्यागी, विद्यार्थी, पंचलक्षणा। ठीक, इसका अर्थ क्या है? इसको आप लिख सकते हैं अच्छे से। कौवे की तरह, कौवा की तरह चतुर और बगुले की तरह ऐसे, क्या है, बगुला ऐसे मछली देखता रहता है। ठीक,
यहाँ मछली है, सीधा यहाँ देखता रहता है। ठीक, ये मछली ही नहीं बन रही है यार। चलिए कोई नहीं, मछली बना देते हैं हम लोग। ये तो फूल बन गया। चलिए कोई नहीं, मछली बनेगी, अभी बन जाएगी मछली। इसका टोट भी खराब हो गया। चलिए, मछली बनेगी कि, चलो बन गई ना मछली। ये, अब ये जो है, इसको बगुलों के ऊपर ध्यान, बगुलों की तरह ध्यान करने वाले, जैसे बगुला जो है मछली पे सीधा आंख गाड़े रहता है एकदम, अब ही पकड़ना है, और उसी तरह जो है स्टूडेंट को ध्यान करना चाहिए। और स्वान निंद्रा, कम निंद्रा, मतलब कम निंद्रा करनी चाहिए। और कम खाने वाला और गृह को त्यागने वाला, यहाँ ग्रह नहीं गृह होगा। ठीक, गृह को त्यागने वाला ही विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। ठीक, देखिए यहाँ कौवे की तरह चेष्टा, मतलब सबकी ओर दृष्टि, त्वरित निरीक्षण क्षमता, बगुलों की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह नींद, अल्प व्यवधान, नींद को छोड़कर उठ जाए, और अल्पाहारी मतलब कम भोजन करने वाला। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ भी वही चीज है, उसका अर्थ दिया है गृह त्यागी। ठीक, श्लोक का मतलब क्या है, आगे देखते हैं। ग्रीष्म अवकाश में की गई यात्रा का वृत्तांत लिखिए। ठीक, आप कैसे एक पत्र लिखते हैं छुट्टी के लिए, ग्रीष्म छुट्टी मतलब गर्मी की छुट्टी के लिए, वो जो है आप किस प्रकार का लिखते हैं, उसका एक फॉर्मेट होता है। अगर आप उस तरह से नहीं लिखते हैं तो वो एक गलत फॉर्मेट माना जाएगा। ठीक, उसका फॉर्मेट हमने दिखाया है, आप उस तरह से एक लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अपने पत्र को ग्रीष्म अवकाश के साथ बिताने के लिए, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं स्पष्ट। हाँ, दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, दिख रहा है। ठीक है, हाँ लगभग आप सभी को दिख रहा होगा, क्योंकि एक फॉर्मेट अच्छे से तैयार करने में थोड़ा समय लगता है। अगर मैंने ऐसे बताया तो वो ज़्यादा समय जाएगा। देखिए, अपने मित्र को ग्रीष्म अवकाश साथ बिताने के लिए निमंत्रण पत्र या अवकाश पत्र आप कर सकते हैं। ठीक है, 2020, यहाँ पे आप उसका एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक, इस साइड क्या है, एड्रेस, दिनांक, और प्रिय मित्र नमस्ते, या कोई सर हैं, यहाँ पे आप प्रणाम कर सकते हैं। फिर अगले पेज पे क्या होगा, अगले पेज क्या, यही जैसे मान लीजिए ये A4 साइज का पेज है। ठीक, A4 साइज का पेज है, आप यहाँ विषय भी लिख सकते हैं, जो आपका विषय है, मतलब छुट्टी के लिए क्या है वो यहाँ लिख सकते हैं। फिर यहाँ एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक, यहीं इसी में डेट भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ कहाँ भेजना है उनको, फिर यहाँ सर या महोदय वो कर सकते हैं। फिर उसके नीचे से क्या है, आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं। फिर यहाँ प्रार्थी या जो भी नाम हो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ये होता है अवकाश लेने का प्रार्थना पत्र। थोड़ा यहाँ फॉर्मेट भी है, आप इसे भी देख सकते हैं। जैसे कि इसने लिखा है, कल शाम तुम्हारा स्नेहपूर्ण पत्र मिला, फला फला फला। फिर यहाँ पे देखिए इस साइड भी उन्होंने अपना नाम दे दिया है। ठीक है, ये होता है एक अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से पत्र लिखने का तरीका। ठीक, आशा है आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, जितने मैंने सारे प्रश्न आपको बताए हैं। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप जरूर बताइए। आप कमेंट में बता सकते हैं क्या दिक्कत परेशानी है। ठीक, मैंने सारे लगभग लगभग आपके जो है प्रश्न करा दिए हैं। ठीक, ये आपको उपसर्ग प्रत्यय, अब समस्या तो नहीं होगी, जहां तक उपसर्ग प्रत्यय में आपको समस्या नहीं हुई होगी। सारा मैंने ये बता भी दिया कि उपसर्ग क्या कहलाते हैं, कैसे होते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय कैसे होते हैं, ये भी मैंने बता दिया है।
चलिए आगे और बढ़ते हैं। लगभग सारे प्रश्न हो गए हैं। देखिए, ये कबीरदास की रचना आप अच्छे से याद कर सकते हैं। साखी शब्द रामायणी, साखी शब्द रामायणी, ये कबीरदास की रचना है। आवारा मसीहा हो गया। ठीक। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं कल इसी टाइम पर। और वीडियो को आप शेयर करिए। अगर कोई बीटीसी पढ़ रहा है, डीएलएड का पेपर देने वाला है और चतुर्थ सेमेस्टर का अगर दे रहा है, तो उसे आप वीडियो पहुंचा सकते हैं, जिससे उनका भी भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए। चलिए, जय हिंद।